कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SIG क्लासेस को और करें अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड MA इकोनॉमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 2018 के पेपर का न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो 2018 इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं उन सभी न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ओके, क्वेश्चन का जो ऑर्डर है, नंबरिंग है, वो मे भी थोड़ा सा डिफर कर जाए पेपर से, बट सारे क्वेश्चन लगभग मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलो, सिंस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से विजिबिलिटी नहीं था तो मैंने इस तरीके से पहले इसको लिख लिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सपोज ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम 150 टू 162 एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज 9%, व्हाट विल बी द रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट हम लोग जब भी फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों के माइंड में आना चाहिए कि क्या इन्फ्लेशन है या नहीं है। अगर इन्फ्लेशन होगा तो रियल इंटरेस्ट रेट डिफर करेगा नॉमिनल इंटरेस्ट से, और अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दोनों सेम ही होंगे ना। तो इन्फ्लेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जब हम लोग आंसर देंगे तो कुछ इस तरीके से देंगे। लेट अस सपोज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइज किया है फ्रॉम 150 टू 162, मतलब पहले 150 होगा, अब 162 है, तो मैंने लिखा कि सीपीआई करंट ईयर, CY टेंड्स फॉर करंट ईयर, जो सब्सक्रिप्ट में मैंने CY लिखा है ना उसका मतलब है करंट ईयर। लेट अस सपोज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है करंट ईयर का वो है 162, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है प्रीवियस ईयर का PY विच इज नथिंग बट 150, और हम लोग यहां से इन्फ्लेशन रेट निकालना चाहते हैं। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला होता है CPI ऑफ करंट ईयर माइनस में CPI ऑफ प्रीवियस ईयर होल अपॉन में CPI ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू में 100। अगर आपने 2016 का जो मैंने सॉल्यूशन दिया है उसमें आपने देखा होगा तो वहां पे हम लोग GDP डिफ्लेटर से रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालते थे, और मैंने आपको बोला था भी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI में भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हो कंसेप्ट को, तो वही किया गया है। तो इसको अगर थोड़ा देखें तो प्रीवियस करंट ईयर का बेसिकली 162 है, प्रीवियस ईयर का 150 है, अपॉन में 150 इंटू में 100 सॉल्व कर ले तो आपके पास 162 माइनस में 150 और डिवाइडेड बाय 150 जो आ रहा है वो आ रहा है 0.08, और मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये 8% आ जाएगा। तो 8% इन्फ्लेशन आ गया। और आप सभी को पता है जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है वो रियल इंटरेस्ट रेट प्लस में इन्फ्लेशन होता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन है आई थिंक 9%, देख लो, और रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है तो देखते हैं। 9% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट गिवन है, रियल इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, इन्फ्लेशन है 8% का, तो यहां से रियल इंटरेस्ट रेट कितना आ गया 1%। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी के कंटेक्स्ट में। तो सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। चलो चलिए यहाँ पे आ गया आपके पास सेकेंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया आपको, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। पहले आपको मनी मल्टीप्लायर का डेफिनेशन थ्योरेटिकली लिखना है। ओके, ये आपका काम है। सपोज एन इकोनॉमी हैज अ मॉनेटरी बेस ऑफ 20 मिलियन। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन को करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको, सबसे पहले तो मॉनेटरी बेस जो है वो दे रखा है आपको 20 मिलियन का। ओके, इसके बाद कैलकुलेट मनी सप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सबसे पहले बोला ऑल द मनी इज हेल्ड एज अ डिमांड डिपॉजिट एंड बैंक होल्ड 20% ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व। एक बात बताओ, अगर 2016 का पेपर आपने सॉल्यूशन देखा होगा तो मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मॉनेटरी बेस हो
मॉनेटरी बेस, जिसको H से डिनोट करते हैं एंड B से भी डिनोट करते हैं ना, जिसको हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, मॉनेटरी बेस का नाम हाई पावर्ड मनी भी होता है, इनटू में मनी मल्टीप्लायर जो कि है स्मॉल सी प्लस में थीटा 1 माइनस सी। ओके, सी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कितना करेंसी, मतलब आपने मनी सप्लाई का कितना करेंसी अपने पास करेंसी के फॉर्म में होल्ड करके रखा है और कितना रुपया आपने क्या किया बैंक में डिपॉजिट किया गया है। तो पहले पार्ट में साफ साफ बोला है कि ऑल द मनी इज हेल्ड एज अ डिमांड डिपॉजिट, जितना भी मनी है वो सारा का सारा डिमांड डिपॉजिट किया गया, मतलब बैंक के कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट किया गया है, ठीक है। और बैंक होल्ड 20% ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व, और जो रिजर्व है वो कितना है 20% है। यानी मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, करेंसी आप अपने पास एक भी नहीं रख रहे तो सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, और जो रिजर्व है आपके पास वो दे रखा है 20%, तो 20% को 0.2 में लिख दूं। ओके, फॉर्मूला पे पुट करते हैं और देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं। तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू मॉनेटरी बेस दे रखा है 20 मिलियन का, इनटू में 1 अपॉन में 0 प्लस 0.2 1 माइनस 0 विच इज नथिंग बट 20 इंटू में 1 अपॉन में 0.2 इज नथिंग बट 5, तो 100 मिलियन का मनी सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 100 मिलियन का। एक और फॉर्मूला था बेसिकली मनी सप्लाई का, वो क्या था मॉनेटरी बेस इनटू में मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था वहां पे करंट डिपॉजिट रेशियो प्लस में 1 होल अपॉन में करंट डिपॉजिट रेशियो प्लस में रिजर्व रेशियो। तो आप उस फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कर सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो मुझसे पूछ भी लेना, ठीक है। तो पहले पार्ट का तो 100 मिलियन हो जाएगा, ये पहले पार्ट का इसका आंसर था। बी पार्ट देखते हैं, इसमें बी पार्ट में क्या बोला गया आपको। बी पार्ट में बोला आपको ऑल द मनी इज हेल्ड एज अ करेंसी, मतलब जितना मनी है ना वो आपने क्या किया करेंसी के फॉर्म में रखा है। तो कहने का मतलब बी पार्ट में जो सी है बेसिकली वो कितना है, वो सी बेसिकली आपके पास 1 है। 1 मतलब 100%। तो जैसे मान लो अगर बोलता 50% करेंसी आप अपने पास रख रहे हो तो आप क्या लिखते हैं 0.5 लिखते हैं ना, 60% बोलता तो 0.6, 100% आप अपने पास रख रहे हो तो टोटल 1। जो परसेंटेज है उसको अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना, तो कहने में सी की वैल्यू आपको 1 दे रखा है। तो यहाँ पे जो मनी सप्लाई होगा वो होगा 20 इंटू में 1 अपॉन सी की वैल्यू 1 है, तो मैं डायरेक्ट 1 पुट कर दूं, 1 प्लस में 0.2 इंटू में 1 माइनस 1, ये 1 और सी की वैल्यू 1 है ना, यहाँ फॉर्मूला से मिलाओ तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 20 इंटू में 1 इज इक्वल टू 20 मिलियन। तो मनी सप्लाई सिर्फ 20 मिलियन ही रहेगा, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, तो जितना सप्लाई है उतना ही रह जाएगा। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है। इस सेम क्वेश्चन को आप दूसरे फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको उससे भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है देखते हैं क्या है। चलिए ठीक है, एक बॉन्ड प्राइस करके, ये ना आई थिंक 2016 के पेपर में भी था बट मिस्टेकली वो मुझसे मिस हो गया था। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ मैं इसको सॉल्व डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। इसमें क्या बोला कि सपोज अ बॉन्ड पे 1000 इन 1 ईयर, मतलब जो आपको रिटर्न मिल रहा है बॉन्ड पे वो $1000 का मिल रहा है। सबसे पहले बोला कैलकुलेट द प्राइस ऑफ बॉन्ड व्हेन इंटरेस्ट रेट इज, पहले पार्ट में 5% और उसके बाद बोला 10%। आपको प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालना है जब इंटरेस्ट रेट 5% हो और दूसरा जब इंटरेस्ट रेट 10% हो। चलो अच्छा, पहले एक चीज नॉर्मली मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल अगर मान लो आज आपने एक 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, मान लो बॉन्ड की प्राइस 100 रुपए है, आपको कुछ दिन के बाद, ये मान लो बॉन्ड की प्राइस है 100, आपको कुछ दिन के बाद जो रिटर्न मिला बेसिकली वो मान लो 120 मिला। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, टोटल रिटर्न है बेसिकली, इसको ROI मत लिखो, आप नॉर्मली रिटर्न लिख लो। जो आपको रिटर्न मिला वो 120 का मिला है। जो कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 का है, मतलब 20 का आपको प्रॉफिट मिला ना। तो इंटरेस्ट आपको कितने का इंटरेस्ट मिला है देखा जाए तो, आपने 100 लगाया था तो 100 का 20% 20 रुपीज होता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ आप बोल सकते हो कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 20% था, मतलब बॉन्ड बॉन्ड में जो इंटरेस्ट गिवन था वो 20% था। तब तो आप 100 का आज बॉन्ड लियो तो 1 साल के बाद आपको 120 मिला है। तो ये इंटरेस्ट अगर निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, ये बेसिकली निकलेगा कैसे, तो रिटर्न जो मिला है 120, रिटर्न जो मिला है बेसिकली 120
माइनस में जितना बॉन्ड का प्राइस था। कहने का मतलब ये है कि न्यू जो मैंने सर्कल किया वो न्यू, माइनस में ओल्ड तो चेंज आ गया, हॉल अपॉन में ओल्ड जो बॉन्ड का प्राइस था इनटू में 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 20% आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक फॉर्मूला बन जाएगा ना इंटरेस्ट निकालने का, और यहां से आप प्राइस ऑफ बॉन्ड भी निकाल सकते हो। तो अगर मैं बोलता हूं ये इस तरीके से, इस चीज को देखकर कि इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला निकला बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड, वो क्या निकला कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है, मैं सब्सिट्यूट में बी लिख देता हूं, रिटर्न ऑन बॉन्ड माइनस में पीबी प्राइस ऑफ बॉन्ड हॉल अपॉन में प्राइस ऑफ बॉन्ड इनटू में 100। तो देखो सेम टू सेम वही होगा, रिटर्न ऑन बॉन्ड 120, प्राइस ऑफ बॉन्ड 100 अपॉन में प्राइस ऑफ बॉन्ड इनटू में 100, तो सेम एक फॉर्मूला बन गया। तो अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए ना तो देखो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले पहले पार्ट का हम लोग ए पार्ट करते हैं कि जब हमारे पास गिवन हो इंटरेस्ट रेट 5%, तो इंटरेस्ट रेट 5% गिवन है, रिटर्न कितना मिला है मुझे $1000 का, प्राइस ऑफ बॉन्ड हमें निकालना है, हॉल अपॉन में पी इंटू में बी इंटू में चल रहा है 100। तो इसको सॉल्व कर ले। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, जैसे 100 जब इस साइड लेके आओगे तो ये बेसिकली 0.05 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000 माइनस में पी बी हॉल अपॉन में पी बी। मैं बहुत ही आराम आराम से करूंगा, आप चाहो तो अच्छे से मतलब रफ्तार में कर सकते हो। बेसिकली 0.05 प्राइस ऑफ बॉन्ड, पी बी इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1000 माइनस में प्राइस ऑफ बॉन्ड, आराम से कर सकते हैं इतनी कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल है ये। तो अब जब ये इस तरफ आएगा, मतलब ये माइनस प्राइस ऑफ बॉन्ड जब लेफ्ट साइड आएगा तो ये बेसिकली 1 प्राइस ऑफ बॉन्ड और प्लस में 0.05 प्राइस ऑफ बॉन्ड, ये 1.05 प्राइस ऑफ बॉन्ड बन जाएगा इज इक्वल टू 1000। तो यहां से प्राइस ऑफ बॉन्ड कितना आ जाएगा 1000 हॉल अपॉन में 1.05। तो आप इसको जब 1000 डिवाइडेड बाय 1.05 आता है ना, ये बेसिकली आ गया 952.38। तो यहां से आप आराम से आंसर, मतलब एक स्पेसिफिकली कितना भी क्वेश्चन घुमा दिया अब इसमें, तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप आराम से बॉन्ड का प्राइस निकाल लोगे, रिटर्न निकाल लोगे, इंटरेस्ट निकाल लोगे, कुछ भी पूछ ले। ओके चलो, सिमिलरली बी पार्ट में बोला आपको इंटरेस्ट रेट है 10% का, इंटरेस्ट रेट क्या है 10% का, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड कैसे निकलेगा। अच्छा नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो आप इससे भी एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, इससे इससे पता फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, इससे फॉर्मूला जनरेट होगा कि प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू रिटर्न, जो आपके पास रिटर्न मिला है, हॉल अपॉन में 1 प्लस आई जो भी इंटरेस्ट रेट है। तो अगर इस पे पुट करो ना तो प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू रिटर्न कितने का मिला है 1000 प्लस में 1 प्लस में इंटरेस्ट रेट इस बार 10% है, 10% मतलब 0.1, तो P ऑफ B इज इक्वल टू 1000 प्लस में 1.1, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 अगर करते हैं तो ये आ जा रहा है आपके पास 909.09। तो मतलब आपका जो प्राइस होगा बॉन्ड का वो कुछ इस तरीके होगा। तो एक तो पूरा प्रोसेस मैंने समझाया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा मैंने आप नॉर्मली अगर आप ये सिंपल सा फॉर्मूला अगर याद करना चाहते हो ये भी कर लो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आप पूरा प्रोसेस समझो कि कैसे कैसे निकला है। ओके, तब क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आप आराम से आंसर दे दोगे। चलो इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या बोला है। पहला पार्ट हो गया तो सेकेंड पार्ट बहुत ही इजीली वे में हो जाएगा। बेसिकली बोला व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ प्राइस ऑफ बॉन्ड इज 5000 एंड $800, सॉरी $500 एंड $800। पहले पार्ट में बोला, सेकेंड का पहले पार्ट में अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड होता है $500 का तो इंटरेस्ट बताओ। तो इंटरेस्ट कैसे होगा, इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग रिटर्न माइनस में प्राइस ऑफ बॉन्ड हॉल अपॉन में प्राइस ऑफ बॉन्ड इनटू में 100 अभी देखा था। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 1000 माइनस में 500 अपॉन में 500 इनटू में 100 करोगे ना तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास 100%, मतलब 100% का रिटर्न मिल रहा है। और साफ साफ दिख भी रहा है ना यार, 500 का अगर आपने बॉन्ड खरीदा और आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं तो दुगना मिल रहा है ना, तो 100% का प्रॉफिट, 100% का इंटरेस्ट मिल रहा है। सिमिलरली बी पार्ट में बोला 800 में आपने बॉन्ड अगर खरीदा होगा तो मतलब प्राइस ऑफ बॉन्ड अगर 800 हो तो
बी पार्ट में प्राइस ऑफ बॉन्ड आपके पास दे रखा है 800, इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट है रिटर्न माइनस में प्राइस ऑफ बॉन्ड होल अपॉन में प्राइस ऑफ बॉन्ड इनटू में 100, तो इंटरेस्ट विल बी 1000 माइनस में 800 होल अपॉन में 800 इनटू में 100। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 डिवाइडेड बाई जो 800 होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 25% का आपको रिटर्न मिला है। 25% का साफ साफ दिख भी रहा है, 800 का 25% 200 होता है, तो 800 प्लस 200 1000 आपको रिटर्न मिला है। तो अब मुझे नहीं लगता कि प्राइस बॉन्ड वाला जो कंसेप्ट है कि कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालेंगे, कैसे रिटर्न निकालेंगे, अब आपको कोई दिक्कत हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से आंसर दे दोगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलो, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वन, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोला आपको। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि कंसाइडर अ लोनेबल फंड मार्केट, थोड़ा सा विजिबल मतलब क्वेश्चन में जो प्रिंटिंग है वो अच्छी नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। कंसाइडर अ लोनेबल फंड मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी, द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब द इकोनॉमी। आपको बता रखा है कि इकोनॉमी जो है ना डिस्क्राइब कुछ इस तरीके से, y इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास गिवन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर g की वैल्यू गिवन है, टैक्स का मतलब टैक्स की वैल्यू 1000 गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है। सबसे पहले बोला आपको फाइंड द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल सेविंग निकालो। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल सेविंग आपको निकालना है। तो पहले पार्ट को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से तमीज से करते हैं। ठीक है, इसके पहले पार्ट को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ये सब निकाल मतलब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, ये एक रिलेशन दे रखा है आपको। y की वैल्यू दे रखा है 3000, c बता रखा है आपको क्या है, तो 250 प्लस में 0.5 y माइनस टैक्सेस, तो y मतलब y माइनस टैक्सेस नहीं यहाँ पे, तो y की वैल्यू है 3000 माइनस में टैक्स दे रखा है 1000। अगर आपको थोड़ा सा इसको अगर मैं चेंज कर लूं, ठीक है, तो दिखा सकता हूं मैं, ये टैक्स है, येलो में मैंने किया, आई थिंक ये और भी शो नहीं हो रहा होगा, चलो ऑरेंज में अगर आप शो हो रहा हो, तो टैक्स आपको दे रखा है 1000, तो आपने क्या किया 1000 यहां से माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्लस में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको 1000 माइनस में 50R। ठीक है, और इसके बाद प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि 1000 दे रखा है, तो 3000 इज इक्वल टू 250, और यहां से 1000 यहां से 1000, तो 2250 2250 बेसिकली 2250 प्लस में 0.5, और यहां पे आ रहा है 2000, और प्लस में चलेगा सॉरी माइनस में 50R, तो 3000 इज इक्वल टू 2250, 3000 इक्वल टू 2050 प्लस में 0.5 इंटू में 2000 करोगे तो ये बेसिकली 1000 आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा 50R। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो बेसिकली 50R इज इक्वल टू आ जाएगा 3250 माइनस में 3000, एंड R इज इक्वल टू आ जाएगा 250 अपॉन में 50 विच इज नथिंग बट 5। तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट जो आ गया वो 5% का आ गया। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर है। अब आपसे पूछा है नेशनल सेविंग। देखो नेशनल सेविंग आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला पुट करके, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप समझो चीजों को क्या है। तो नेशनल सेविंग के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, यहां पे लिखते हैं नेशनल सेविंग के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, गवर्नमेंट का सेविंग। तो सेविंग ऑफ गवर्नमेंट इस तरह से डिनोट करते हैं ना। क्या होता है, गवर्नमेंट का पहले इनकम माइनस में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का इनकम क्या है, टैक्स है गवर्नमेंट का इनकम, लेकिन वो लोग कुछ ट्रांसफर देते हैं तो ट्रांसफर को माइनस करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पे करते हैं नेशनल डेब्ट पे तो वो पहले माइनस करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये गवर्नमेंट का इनकम है। अब इसमें से माइनस कर दो आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मतलब जी को, तो गवर्नमेंट का सेविंग आ जाएगा। तो टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में 1000,
ट्रांसफर कुछ नहीं देखा तो अज्यूम टू बी जीरो, इंटरेस्ट कुछ नहीं देखा अज्यूम टू बी जीरो, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर वो भी 1000 दे रखा है, तो कहने का मतलब जो गवर्नमेंट का सेविंग है वो है जीरो। सिमिलरली फिर हम लोग प्राइवेट का सेविंग निकालते हैं, तो प्राइवेट सेविंग कैसे निकलता है, प्राइवेट सेविंग निकलता है पहले प्राइवेट का इनकम निकालते हैं। प्राइवेट का इनकम क्या होता है, टोटल इनकम में से आप गवर्नमेंट का इनकम को पहले माइनस कर दो, तो टोटल इनकम में से आपने पहले टैक्स को माइनस कर दिया। हो सकता है कि इनको कुछ न कुछ ट्रांसफर मिल रहा हो गवर्नमेंट से, हो सकता है इनको कुछ न कुछ नेट फैक्टर पेमेंट आ रहा हो सकता है इनको कुछ न कुछ इंटरेस्ट मिल रहा हो गवर्नमेंट से। तो ये बेसिकली जो 5 कंपोनेंट को मैंने बॉक्स में लिखा, ये प्राइवेट इनकम है, ये प्राइवेट इनकम है, और इसमें से आपको माइनस करना है क्या, तो कंजम्पशन को माइनस करना है। तो प्राइवेट इनकम पहले पुट करें, प्राइवेट इनकम में y की वैल्यू 3000 माइनस t की वैल्यू है 1000 टैक्स, ट्रांसफर अज्यूम टू बी जीरो है ही नहीं, तो लिखू या नहीं लिखू, चलो लिख देता हूं प्लस जीरो, नेट फैक्टर पेमेंट भी नहीं है प्लस जीरो, इंटरेस्ट भी नहीं है तो प्लस जीरो, माइनस सी। अब कंजम्पशन हमें निकालना पड़ेगा, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या दे रखा है, कंजम्पशन फंक्शन आपको दे रखा है 250 प्लस में 0.5 y माइनस टी ना, तो y कितना है आपके पास 3000 माइनस में t, टैक्स कितना है 1000, तो यहां से बेसिकली आपके पास कंजम्पशन आ गया 1250, तो इसको यहां पे लिख ले, ये आ गया आपके पास 1250। तो देखा जाए तो 2000 माइनस में 1250, तो प्राइवेट सेविंग आपके पास आ गया 750। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलता है गवर्नमेंट सेविंग अलग निकालो, प्राइवेट सेविंग अलग निकालो, नेशनल सेविंग अलग निकालो, तो आप इस तरीके से निकालते हैं। अब नेशनल सेविंग क्या होता है, मेन तो हमारा नेशनल सेविंग निकालना है ना, तो नेशनल सेविंग, नेशनल सेविंग होता है आपके पास बेसिकली गवर्नमेंट से जो आपने सेविंग, गवर्नमेंट का जो सेविंग है प्लस में प्राइवेट जो सेविंग है, गवर्नमेंट सेविंग एंड प्राइवेट सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग जीरो है, प्राइवेट सेविंग 750 है, तो नेशनल सेविंग इन दोनों को ऐड करके 750 आ गया। तो आप तो एक ऐसे भी निकाल सकते थे, वैसे नेशनल सेविंग का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं डिराइव करके आपको दिखाता हूं, देखो कैसे। यहां पे नेशनल सेविंग हमने क्या देखा था, नेशनल सेविंग देखा पहले मैंने प्राइवेट सेविंग ना, प्राइवेट सेविंग प्लस में गवर्नमेंट सेविंग, तो प्राइवेट सेविंग का फॉर्मूला ये है हमारे पास, तो ये लिख दे यहां पे प्राइवेट सेविंग का फॉर्मूला y माइनस में t प्लस में ट्रांसफर प्लस में NFP और प्लस में इंटरेस्ट रेट माइनस में कंजम्पशन, ये प्राइवेट सेविंग हो गया। प्लस में गवर्नमेंट सेविंग, तो गवर्नमेंट सेविंग का फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, तो प्लस में गवर्नमेंट सेविंग करेंगे तो प्लस में टी माइनस ट्रांसफर माइनस INT इंटरेस्ट रेट और माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहां से देखो क्या सब एलिमिनेट होगा, ये टी और ये टी चला जाएगा, ट्रांसफर ट्रांसफर चला जाएगा, इंटरेस्ट रेट चला जाएगा, तो बचेगा क्या, नेशनल सेविंग इज इक्वल टू, नेशनल सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस में नेट फैक्टर पेमेंट, इस तरीके से। तो कहने का मतलब इनकम कितना था 3000 था ना, कंजम्पशन कितना था 1250 था अभी निकाला था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1000 था, माइनस में नेट फैक्टर पेमेंट तो जीरो था ना, इसमें कुछ है ही नहीं था, अज्यूम टू बी जीरो। इसको भी सॉल्व करोगे तो आपके पास 750 ही आएगा। तो आप नेशनल सेविंग के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, y माइनस सी माइनस जी प्लस में NFP, तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट वैसे मैंने करा दिया तो कोई बुरी बात तो है ही नहीं ना, पेपर में क्या पता क्या पूछ दे। तो अब देखते हैं आगे क्या पूछा है, दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो, अब सेकेंड पार्ट में आपको बोला कि नाउ सपोज करो जो गवर्नमेंट है ना रिड्यूस कर रही है बेसिकली टैक्स को 500, पहले टैक्स था 1000, अब टैक्स है 500, आपको बोला कंप्यूट करो हाउ मच अमाउंट डू द फॉलोइंग चेंजेस, डिस्पोजेबल इनकम में क्या चेंज आया होगा, कंजम्पशन में क्या चेंज आया होगा, इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया होगा, नेशनल सेविंग में क्या चेंज आया होगा ड्यू टू फॉलोइंग टैक्स। टैक्स में चेंज आने की वजह से, टैक्स में डिक्रीमेंट आने की वजह से डिस्पोजेबल इनकम में क्या चेंज आया होगा, इसके बाद कंजम्पशन में क्या चेंज आया होगा, इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया होगा, नेशनल सेविंग में क्या चेंजेस आया होगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा इधर ही कर ले कहीं पे अच्छे तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, इनकम ही था ना, हाँ। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, डिस्पोजेबल इनकम होता है y माइनस में
टैक्स। वैसे तो होता है y माइनस में लमसम टैक्सेस, माइनस में प्रोपोर्शनेट टैक्सेस, प्लस में ट्रांसफर, बट इन दिस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट टैक्स और ट्रांसफर गिवन नहीं है, तो मैं बस y माइनस टी लिखता हूं, ठीक है। ओके, तो y पहले कितना था, पहले था 3000 और टैक्स था पहले 1000। तो कहने का मतलब जो ऑल डिस्पोजेबल इनकम था वो था आपके पास 2000 रुपीज का। न्यू डिस्पोजेबल इनकम देख ले, न्यू डिस्पोजेबल इनकम y माइनस में t, इनकम तो 3000 टी है लेकिन टैक्स बस 500 हो गया है। तो कहने का मतलब अब जो न्यू डिस्पोजेबल इनकम है वो 2500 का है। तो जो चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम आया है, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम आया है वो बेसिकली आपको 500 का आया है। अंडरस्टूड, बहुत ही आसान था। कंजम्पशन की बात कर लेते हैं, कंजम्पशन पूछा था। तो पहला कंजम्पशन ओल्ड कंजम्पशन हमने पहले निकाल रखा था 1250, न्यू कंजम्पशन निकाल लेते हैं। न्यू कंजम्पशन बेसिकली क्या होगा, C इज इक्वल टू 250 प्लस में 0.5, इनकम तो मेरा 3000 ही है, बस टैक्स 1000 से 500 हो गया, कम हो गया। तो C इज इक्वल टू 250 प्लस में 1250, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1500। तो जो चेंज इन कंजम्पशन है आपके पास, चेंज इन कंजम्पशन है वो 250 आ जाएगा। तो कंजम्पशन में चेंज कितने का आ गया, 250 का आ गया। डिस्पोजेबल इनकम में कितने का चेंज आया है, तो 500 का आया है। ठीक है, दो चीज का हम लोगों ने आंसर दे दिया। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने पूछा कि इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस आए हैं। तो पहले इन्वेस्टमेंट देखिए, पहले वाला इन्वेस्टमेंट कितना था, तो पहले इन्वेस्टमेंट मतलब न्यू ओल्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली, तो ओल्ड इन्वेस्टमेंट जो था, ठीक है, वो बेसिकली क्या था, इन्वेस्टमेंट फंक्शन था आपके पास आई इज इक्वल टू 100 माइनस में 50R। तो आई इज इक्वल टू 100 सॉरी 1000 माइनस में 50 और इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने 5 निकाला था ना, तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पहले था 750 का। ये बेसिकली ओल्ड इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है। न्यू इन्वेस्टमेंट निकाले, न्यू इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो I इज इक्वल टू 1000 माइनस में 50R, I इज इक्वल टू 1000 माइनस में 50। अब हमें ना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा नया वाला, ड्यू टू डिक्रीज इन टैक्सेस। तो इस बार जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखो। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये गिवन है ना। y तो 3000 अभी भी है, कंजम्पशन नया कंजम्पशन टैक्स के कम होने के बाद अभी हम लोगों ने निकाला है 1500, प्लस में इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट है 1000 माइनस में 50R, प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो 1000 ही है ना, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है। तो कहने का मतलब 3000 इज इक्वल टू, इसको आप लिखोगे 3500, ठीक है, माइनस में 50R। तो जो आपके पास 50R इज इक्वल टू आ जाएगा 500, और जो न्यू इंटरेस्ट रेट आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 10% का। तो ये नया इंटरेस्ट रेट 10% का आ गया। तो यहाँ पे आप 10 पुट करो, तो आपके पास जो न्यू इन्वेस्टमेंट आएगा, न्यू इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो आ जाएगा बेसिकली 500। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकाल लो इस बॉक्स में, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, पहले था 750 अब है 500। तो कहने का मतलब 250 का इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आया है। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज हम लोगों ने बता दिया, डिस्पोजेबल इनकम में बता दिया, कंजम्पशन में बता दिया। नेशनल सेविंग में भी चेंज पूछा गया है। तो नेशनल सेविंग का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला था, कहा गया, इस तरफ है ना, चलो नीचे है यहाँ। तो जो न्यू नेशनल सेविंग होगा, नेशनल सेविंग, स्टार लगा देते न्यू वाले पे, एक सेकेंड। तो ये बेसिकली y माइनस सी माइनस में g प्लस में NFP होता है ना। तो इनकम तो अभी भी आपके पास 3000 है, माइनस में कंजम्पशन, नया कंजम्पशन 5000 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो 1000 ही है, और NFP तो जीरो, NFP का कुछ बता ही नहीं रखा। तो 3000 और ये बेसिकली आ जाएगा 2500। तो इस बार 500, तो नेशनल सेविंग भी कितना आया, 500 का आया है। तो कहने का मतलब जो चेंज आया है नेशनल सेविंग में, पहले था TION, हाँ पहले था 750 ना,
अब है 500, तो चेंज नेशनल सेविंग में भी चेंज कितने का आया है, 250 में आया है। तो डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आया है 500 का, बाकी सारे आइटम में चेंज आया है 250 का। ओके, इन्वेस्टमेंट में भी शायद 250 का ही आया था ना, देख ले। आई थिंक 250 का ही आया था, यहाँ पे निकाला हुआ है 250 का। तो ये आपका सेकंड वाला जो पार्ट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, बड़े सिंपल चीज था और कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये लास्ट वन, चलो। इस क्वेश्चन में जब आप देखोगे ना, आपको क्या बोला कि अज्यूम दैट द डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। रियल मनी बैलेंसेस जो रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या है, y 0.4 माइनस में रेट ऑफ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट प्लस में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, बेसिकली ये गिवन है। ओके, y गिवन है आपको, y गिवन है कितना, 4000 गिवन है। रियल इंटरेस्ट रेट गिवन है आपके पास 8% गिवन है। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन गिवन है, पाई ई गिवन है 12%। ओके, इसके बाद आपको बोला कैलकुलेट सिग्नोरेज इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल मनी, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल मनी 20%। कहने का मतलब जो चेंज इन एम अपॉन में एम है ना, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल मनी ना, वो आपको दे रखा है 0.2। अब यहां से आपको सिग्नोरेज निकालना है। सिग्नोरेज क्या होता है, सिग्नोरेज इज इक्वल टू चेंज इन एम अपॉन में एम इंटू में एम अपॉन में पी, यही तो होता है ना। तो चेंज इन एम अपॉन में एम आपको 0.2 तो गिवन दे रखा है, ठीक है। तो एम अपॉन में पी निकाल ले, ये मतलब इस पे सारी वैल्यू पुट कर ले। तो इसको पुट करने के लिए इनकम दे रखा है आपको 4000, तो इनकम में 4000 पुट कर लो। 0.4 माइनस में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 8%, तो 8% को आप 0.08 लिख सकते हैं। और ये है 0.12, मतलब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 0.12 आपको दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो 0.2, इसके बाद 4000, इसके बाद आपको यहाँ पे 0.4 और माइनस में 0. आई थिंक ये प्लस है यहाँ, ठीक है, प्लस है, तो 0.20। कहने का मतलब यहाँ ना बेसिकली, अच्छा इसको अगर मैं ऊपर डेसिमल हटा के 10 लिख दूँ तो 10 हट जाएगा, तो ये 800 आ जाएगा और अंदर में आ जाएगा 0.20। डेसिमल हटा के मैं यहाँ पे अगर 100 लिख दूँ तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, बेसिकली बचेगा 160। तो 160 जो है आपका बेसिकली क्या है, सिग्नोरेज है। 160 आपके पास क्या आ गया, सिग्नोरेज आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बोला गया था कि सिग्नोरेज निकालने के लिए कि कितना सिग्नोरेज होगा, तो सिग्नोरेज आपने रियल मनी बैलेंसेस को सॉल्व किया और उसके बाद सिग्नोरेज आपने निकाल दिया। ओके, तो आई थिंक सो 2018 का पेपर मेरी तरफ से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं। अगर एक आध कोई न्यूमेरिकल कहीं घुसा फिसा होगा जो कि मिस्टेक हो गया मेरे से, तो वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट क्लास में होगा तो मैं और बाकी ईयर के पेपर को सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।